सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। कौन सी सियासी जमात इस वक्त इलेक्शन से भाग रही है और कौन सी सियासी जमात ये चाहती है कि 90 दिन में इंतखाबात हों? इस वक्त ये सवाल हर एक पाकिस्तानी के जहन में गूंज रहा है, चूंकि हर सियासी जमात बजाय तो ये कहती है कि 90 दिन में इंतखाबात करवाएं, आईनी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। लेकिन जब तजावीज़ दी जाती है इलेक्शन कमीशन को तो फिर उनके शेड्यूल पर आमादगी भी जाहिर की जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस सूरत हाल में बड़ा वाज़ेह है और आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुफ्तगू की, चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम तो 14 मई को भी इलेक्शन के लिए तैयार थे और ये भी उन्होंने कहा साथ में कि 90 दिन में इंतखाबात वो नहीं चाहते जो इलेक्शन से फरार चाहते हैं, जो भागना चाहते हैं। अब ये कौन लोग हैं, ये कौन सी सियासी जमातें हैं जो इलेक्शन से भागना चाहती हैं? क्योंकि अभी तक तो ये तमाम जमातें एक साथ हुकूमत कर रही थी। पीडीएम की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी भी उस इत्तेहाद में शामिल थी, पीडीएम में वो शामिल नहीं थी लेकिन हुकूमत का वो हिस्सा थी। और उसी हुकूमत में ये फैसला भी हुआ कि चीनी को एक्सपोर्ट किया जाए और वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद है और उसके बाद फिर एक बड़ा बहरान सामने आया। तो ये बड़ी अहम मामलात हैं और इनके जवाबात के लिए जो सबसे मौजूद शख्सियत है इस वक्त वो हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब, और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो जरा इन मामलात पर नवीद कमर साहब से गुफ्तगू करते हैं, चूंकि पीपल्स पार्टी का जो वफ्द इलेक्शन कमीशन के पास गया था उसमें ये भी मौजूद थे, तो वो वहां पर क्या गुफ्तगू हुई वो सब तो सामने आ चुका है। लेकिन अभी इलेक्शन से भागने वाले कौन है, जरा नवीद कमर साहब के सामने सवाल रखते हैं। नवीद कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी सर, बिलावल भुट्टो साहब आज गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जो लोग इलेक्शन से भागना चाहते हैं वो नहीं चाहते कि 90 दिन में इंतखाबात हों। तो नवीद कमर साहब, किसकी जानिब उनका ये इशारा था? देखें, हर वो पार्टी जो कि इस बात को प्रेस नहीं कर रही कि फौरी तौर पे इलेक्शंस होने चाहिए, वो इसमें शामिल है। जाहिर है कि कुछ पार्टियों को इस वक्त फायदा नजर नहीं आ रहा इलेक्शन से, खासकर पंजाब और केपी में, क्योंकि अभी भी ये ख्याल है कि पीटीआई पूरी चीजों के बावजूद भी एक वहां असर रखती है। तो उस लिहाज से कुछ पार्टियां समझती हैं कि शायद वक्त के साथ ये उनकी पोजीशन बेहतर होगी, इसलिए वो नहीं चाहते कि फौरी इलेक्शन हो। जबकि पीपल्स पार्टी का यह ख्याल है कि इलेक्शंस जितना जल्दी हों उतना बेहतर है। एक तो मुल्क में जो है स्टेबिलिटी आएगी, मुल्क के इस वक्त जो पॉलिटिकल एक गुम की सूरत हाल है जिससे बाकी सारी मार्केट्स पे भी असर होता है, इन्वेस्टमेंट पे भी असर होता है, वो भी जो है वो एक हद तक सेटल हो जाएंगे। तो और दूसरा ये कि वक्त के साथ कोई खास फर्क नहीं पड़ना, तो बेहतर है कि इलेक्शंस आ जाए। अच्छा, तो नवीद साहब, ये अभी चंद हफ्तों पहले तक तो जब तक आप लोग की हुकूमत थी तो बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप तमाम सियासी जमातों का आपस में लग रहा था, लेकिन ये हुकूमत ख़त्म हुई, अभी तो कोई महीना भी पूरा नहीं गुजरा, एक महीना भी पूरा होने को आया है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी पीपल्स पार्टी पर उंगलियां उठा रहे हैं, नून लीग भी आपकी जानिब इशारे कर रही है कि वो कौन से वादे थे, वो कौन से फैसले थे जिससे आप लोग पीछे हट गए? मुझे नहीं समझ में आया कि मौलाना साहब का इशारा किस तरफ है, क्योंकि कहीं भी पीपल्स पार्टी ने जो है वो प्रीमैच्योर इलेक्शंस की बात नहीं की। मौलाना साहब का जरूर ये इसरार था, वो बल्कि पहले दिन ये कह रहे थे कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ कि हमें इस्तीफा देके घर चले जाना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी का स्टैंड ये था कि कोई भी मैदान छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद उनकी तरफ से ये भी इशारे आए कि हम अगर छोड़ के चले जाएंगे असेंबली तो फिर हुकूमत मजबूर होगी इलेक्शन कराने में। ये तो आपने देखकर, हमने उस वक्त भी कहा कि नहीं ये नहीं होगा, और आपने देखा कि जब पीटीआई ने यही वाला जो है टैक्टिक्स इस्तेमाल किए तो पीटीआई को ही नुकसान हुआ उसका, कि जब वो असेंबलियां छोड़ के या गवर्नमेंट्स अपनी जो चलती हुई गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व करके वो चले गए, वो उन्होंने फोरम्स खाली किए, लेजिस्लेशन हुई जिसमें उनका कोई इनपुट नहीं आया, बल्कि कोर्टों ने भी कई दफा उनको कहा कि भाई जो आपका काम था वो आपने नहीं किया, अब आप हमारे पास क्या लेने आए हो। तो बात सारी ये है कि आपको कभी भी कोई फोरम छोड़ना
नहीं चाहिए, ना ही पीपल्स पार्टी इसमें बिलीव करती है। तो ये कहना कि जी इलेक्शंस पीपल्स पार्टी ने नहीं चाहा कि कराओ, मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। और अगर 14 मई के इलेक्शंस की बात है तो वहां भी जो कि आज की सूरत हाल है वही थी कि जी इलेक्शंस, हाँ ये जरूर है कि हम चाहते थे कि पूरे मुल्क में एक वक्त पे इलेक्शंस हो। अगर एक वक्त पे नहीं होंगे और एक सूबे को, खासकर जो सबसे बड़ा सूबा है, उसको वो साइकिल में आगे आ जाएगा और वो डिटर्मिन कर लेगा कि कौन सी, अगर पूरे मुल्क में कौन सी हुकूमत और कौन सी पार्टी की हुकूमत आनी है, तो फिर बाकी 3 जो सूबे हैं वो जो है हर वक्त एहसास कमतरी में रहेंगे और उनकी कभी भी इस पे फौकियत नहीं होगी। तो मुल्क के इंटेग्रिटी के लिए अच्छा है कि एक वक्त पे ही पूरे मुल्क में इलेक्शन। तो नवीद साहब, जाहिर है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल अवेयरनेस थी कि आप लोगों ने कोई भी फोरम ना छोड़ने की बात की और उसका फिर बाद में आगे चलकर आप लोगों को फायदा भी हुआ और पीडीएम की गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई। फिर अब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल विजडम क्या कहता है? 90 दिन में जो इंतखाबात करवाने हैं उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई है? आगे किस तरह से कन्विंस करेंगे इलेक्शन कमीशन को? चूंकि इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल दिया है उस पर तमाम सियासी जमातें इस वक्त मुत्तफिक हैं, बात तो कर रही है 90 दिन में इंतखाबात की, लेकिन अमली कोई कदम ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन को मनाएं कि आप नवंबर की कोई डेट दें इलेक्शन के लिए। तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी आगे? देखिए, जाहिर है कि हम ऑर्डर तो नहीं दे सकते इलेक्शन कमीशन को या किसी और इदारे को। इलेक्शन कमीशन ने वही करना है जो कि उनकी अपनी सोच है, सवाए इसके कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर दे दे जिसमें ये 90 दिन की बात, अभी भी 2-4 रोज है, लेकिन वो भी टाइम निकलता जा रहा है। 7-8 नवंबर वाली जो डेट है वो 54 डेज का एक होता है। इस वक्त उन्होंने 30 नवंबर की डेट दी हुई है फाइनल जो डिलिमिटेशन की लिस्ट लगाने की। तो उसके बाद 54 डेज से जाके जनवरी के एंड में होते हैं। हमारा ख्याल ये था कि जो क्योंकि बैनुल सूबाई कोई इतना फर्क नहीं है पॉपुलेशन के फिगर्स में, और जितनी भी थोड़ी बहुत डिलिमिटेशन होनी है वो इसी सूबों के अंदर ही होनी है। तो लिहाजा जितना टाइम कहा गया उतना टाइम की जरूरत नहीं होगी, और इसी टाइम फ्रेम में डिलिमिटेशन का प्रोसेस अगर होना भी है तो इसी टाइम फ्रेम में हो जाएगा। लेकिन अब जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन इन इट्स ओन विजडम उन्होंने जो फैसला किया है, तो हम चाहते हैं कि इंतखाबात जल्द से जल्द हों और जितना भी करीब तरीन हो इस तारीख के, आईनी तारीख है, उतना ही बेहतर होगा। तो लेकिन नवीद कमीज साहब, इस नुक्ते पर इलेक्शन कमीशन को मनवाना कैसे है अपनी बात? अब आप देखेंगे कल पाकिस्तान बार काउंसिल स्ट्राइक करने जा रही है, उनका ये मुतालबा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो साथ साथ वो अपने लाहे अमल का भी ऐलान करते हैं। वो तो एक तहरीक सी शुरू करने जा रहे हैं कि जी आइन की खिलाफ वर्जी ना हो। सियासी जमातें अमली तौर पर इस वक्त हमें पीछे क्यों दिखाई दे रही हैं? उन लोगों का ही मुतालबा है। वकील भी ये कह रहे हैं कि सियासी जमातें असल स्टेक होल्डर्स हैं, आप लोग आगे आए, कोई एक कलेक्टिव बयानिया बनाएं, वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखें ताकि जो कुछ आइन में दर्ज है उसके मुताबिक ही हो आगे सब कुछ। देखिए, हर फोरम जो है वो इस्तेमाल होना होता है। कोर्ट्स भी हैं जो ये एक बयानिया बना के प्रेशर डालने की बात, उनसे मुलाकात करने की बात, ये सारी की सारी टैक्टिक्स हैं। लेकिन अब अगर काउंसिल ने एक लाइन दी हुई है तो यार बिस्मिल्लाह, उनको भी जो है अपना आवाज इस सारी चीज में मिलाने देगा। मेरा ख्याल है कि फायदा ही होगा। सही। तो इसका मतलब कि सियासी जमातें इस वक्त एक होकर या आपस में आप लोगों की कोई कोऑर्डिनेशन इस वक्त कोई ऐसी खास नहीं चल रही इलेक्शन की डेट के हवाले से? इंडिविजुअली आप लोग कुछ करने जा रहे हैं? आगे आप लोगों की सीईसी मीटिंग है, उसमें कोई स्ट्रेटेजी तय करने जा रहे हैं कि सड़कों पर आना है, एहतजाज करना है या क्या करना है? स्ट्रेटेजी तो बनेगी। देखिए, एहतजाज का इस वक्त तो स्टेज, उम्मीद हमारी ये है कि हम जो बात कर रहे हैं और उसमें इतना कानूनी आईनी वजन है कि इलेक्शन थोड़ी सी डिले ही सही लेकिन हो जाएंगे। वो मौका जो आप कह रहे हैं एहतजाज का, वो खुदा ना खासा अगर वहां भी ये ना हुआ, वो जो डेट्स जो हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि पॉली तौर पे डेट्स बताएं, वो भी इसीलिए है कि कम से कम कोई डेट लॉक इन हो ताकि लोगों को एक सर्टेनिटी मिले कि इलेक्शंस
फलां तारीख तक हो जाएंगे। लेकिन अगर उस पीरियड में भी नहीं होता तो फिर तो जाहिर है सारे ऑप्शंस खुले हैं, एहतजाज भी है, फिर कई और चीजें जो हैं उसके बाद होंगी। चलें, सियासी जमातें इस वक्त इतना स्पेस दे रही हैं इलेक्शन कमीशन को कि आप 30 नवंबर को डीलिमिटेशन पूरी करें, उसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल दें, लेकिन दें तो सही, कोई तारीख दें तो सही। आपको क्या वजह समझ आ रही है, क्यों अभी तक किसी एक तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा? एग्जैक्टली, हम तो ये कह रहे हैं कि 30 नवंबर का इंतजार ना करें, आप फौरी तौर पे इलेक्शन दें। अगर आपने एक टाइम टेबल बना दिया तो आपको उसके बाद कि जितनी भी स्टेप्स हैं, अगर मुझे पता है तो इलेक्शन कमीशन को भी पता होंगी ना, और दिन जो है वो तो बाकायदा वो स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं। 54 दिन चाहिए हैं उसके बाद। तो 54 दिन के कितने, कब नॉमिनेशन होगा, कब नोटिफाई होगा, कितने टाइम में स्क्रूटनी होगी, विड्रॉल होगा, सिंबल मिलेगा, फिर कैंपेन शुरू होगी, इलेक्शन डे आएगा। ये तो मतलब कानून में लिखा हुआ टाइम टेबल है, तो इसमें तो इतना सोच विचार की बात ही नहीं होती ना। तो अगर इलेक्शन होना है, अगर 28 जनवरी तक होना है तो फिर ऐलान कर दें। तो सर यही तो सवाल है कि ये ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा, ये वजह क्या है? कहीं कोई ऐसा अनदेखा प्रेशर है इलेक्शन कमीशन पर? ये 54 दिन के हिसाब से कोई 23-24 जनवरी का ऐलान कर दें, चलें एक हफ्ता और ले लें, 2-3 फरवरी का ऐलान कर दें, कोई तारीख दें तो सही, ताकि गैर यकीनी की जो फजा है ये इसका खात्मा हो सके। देखिए, ये एग्जैक्टली ये बात थी जो कि हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जब हमारा वक्त किया था उनसे मिलने। हमने मेन बात ही ये रखी, एक तो ये कि आपको डिलिमिटेशन के लिए जितना टाइम आपने रखा है उतने की जरूरत नहीं है, ये और ज्यादा कम से कम 1 महीना जो है स्क्वीज हो सकता है। चलो 1 महीना उन्होंने नहीं किया, 15 दिन स्क्वीज किए उन्होंने, तो 14 दिसंबर को 30 नवंबर पे ले आए। लेकिन उस साथ साथ हमने ये भी कहा कि भाई फौरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान करें ताकि लोगों को यकीन हो कि इलेक्शन इस टाइम फ्रेम में हो जाएगा, क्योंकि अनसर्टनिटी में कुछ भी नहीं हो। और उन्होंने एक हद तक हमें इंडिया भी दिया कि शायद वो ऐलान कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐलान हुआ नहीं है। तो आई होप कि अगले चंद रोज में ये ऐलान हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं एक ऐलान कब होता है। नवीद कमर साहब, ये एक और बड़ा अहम मामला, अभी 2-3 रोज पहले आपने देखा कि चीनी की कीमत कहां पहुंच चुकी थी, 200 क्रॉस कर गई। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। और फिर ये बातें सामने आई कि आपकी मिनिस्ट्री में फैसला हुआ था चीनी एक्सपोर्ट की जाए। तो सर, ये तजवीज़ कहां से आई थी, किसने ये आइडिया दिया था और किस तरह से ये सब मुमकिन हुआ फिर? भाई देखो, इस सवाल का जवाब तो इतना मैं दे चुका हूं कि अब लोगों को भी याद हो गया होगा कि आपकी जो टोटल प्रोडक्शन थी 8.5 मिलियन की थी, उसमें से सिर्फ 2.5 लाख जो है एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई। हालांकि सरप्लस जो था इससे कहीं ज्यादा, और जो सरप्लस जितनी की इजाजत नहीं दी वो सारा का सारी चीज स्मगल होके बाद चली गई। अब बेहतर ये होता है कि हम खुद एक्सपोर्ट करें ताकि खजाने में मुल्क के पैसा आए, हमारे रिजर्व्स में पैसा आए। हालांकि बहुत ही थोड़ा सा था अमाउंट, बजाय इसके कि स्मगलर्स के जेब में जाए। हम जब कहते रहे और अब निगरान हुकूमत ने उस पर एक्शन उठाए, तो आपने देखा कि चीनी की कीमत इस तरह से नीचे गिरी है कि उसका मतलब है कि सारी चीनी पड़ी हुई थी ना, उसका एक्सपोर्ट को तो ऐसे ही बहाना बना के उन्होंने डिफ्लेक्ट किया। एक्चुअली तो लोगों की जेबों में जा रहे थे ये पैसे। तो अब वो जेबों से जब चीनी स्टॉक से निकली है, और ये तो वो उसके बावजूद कि इतना सारा जो है स्मगल हो गया, ये तो वो चीनी है जो कि पाकिस्तान के गोडाउन्स में पड़ी हुई थी, जो कि सडनली अब निकली है गोडाउन से। तो पता चला कि जी कीमत जो है वो 25 रुपए तो 2 दिनों में कम हो गई है। तो अनफॉर्चुनेटली ये 100 रुपए की कीमत, 100 रुपए की कीमत बढ़ी, 100 रुपए तक की कीमत बढ़ी और 25 रुपए कम हो गई, तो ये अभी भी कोई 65, 70, 75 रुपए का फर्क बाकी है। और ये जो इजाफी चीनी थी, क्या ये बेहतर नहीं था कि इसको मार्केट में सप्लाई किया जाए और चीनी की कीमतों को मजीद कम कर दिया जाता? क्योंकि जब मार्केट में ज्यादा मिकदार में चीनी होती तो फिर कीमतें उसकी मुस्तहकम रहती, वो ऊपर ना जाती, बजाय एक्सपोर्ट करने के लिए। दुरुस्त बात है। नहीं, एक्सपोर्ट तो भाई, अगर आप, एक तो मुश्किल ये है कि ये एहसन इकबाल ने ऐसी बात कर दी है कि सारी दुनिया कह रही है कि एक्सपोर्ट करना तो बड़ा गुनाह है। अरे एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा पैसा कहां से आएगा, तुम्हारे रिजर्व्स कहां आएंगे,
खाने का तेल नहीं आएगा, तुम्हारे गाड़ियां नहीं चलेंगी, तुम्हारा मुल्क का पहिया रुक जाएगा। ये अजीब बातें करते हैं ये। और 2.5 लाख टन 3% का क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जब पता नहीं कितने जो है लाख टन जो है वो स्मगल होने दिया, वो स्मगल ठीक है, स्मगलर के जेब में जाए वो बहुत अच्छी बात है। ये अजीब इकोनॉमिक्स है, मैंने तो जिंदगी में। और वो भी 6 महीने पहले एक चीज हुई है, एक्सपोर्ट 6 महीने पहले हुई, उसका मार्केट पे असर आ जाए। भाई ये तो जाहिर है कि लोग जो हैं इसमें जो मुनाफा बना रहे हैं, और अब हम देख रहे हैं अब 12 कंपनियों के नाम जो हैं वो FIA को मिले। उन पर जब सख्ती होगी तो चीनी और मार्केट में आएगी और सस्ती होगी। तो ये थोड़ी है कि भाई एक दिन या 2 दिन के इक़दाम में सारा का सारा माजी का इशू करेक्ट हो गया। लेकिन जहां मसला है उसको वहां पकड़े ना, वरना कि एक्सपोर्ट बंद कर दो जी, कपड़ा महंगा हो जाएगा तो हम टेक्सटाइल भी एक्सपोर्ट बंद कर दें, और चावल जो है महंगे हो जाएंगे तो चावल की एक्सपोर्ट भी बंद कर दें, फिर मुल्क कमाएगा क्या? और जो है बाकी जो खरीदो फरोख्त होगी वो कैसे होगी? तो एक्सपोर्ट्स तो और नॉर्मल कोर्स जो किसी भी मुल्क को चाहिए होती है। हमें तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, बजाय इसके कि हर चीज को पकड़ के बैठ जाए कि नहीं कहीं डोमेस्टिक मार्केट में उसकी प्राइसेस। ये सिंपल इकोनॉमिक्स होती है भाई। अगर बाहर की कीमत ज्यादा है, पाकिस्तान में कीमत कम है, तो ये चीजें बाहर जाएंगी। या तो आप बहुत ही सख्ती करें, जो कि अब थोड़ी बहुत शुरू हुई है, अभी भी हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो सील्ड नहीं है उस तरह से, लेकिन थोड़ी बहुत सख्ती हुई है तो आप देख रहे हो उसका इफेक्ट है। अगर हम टोटली सील कर सके अपने बॉर्डर्स को, ये जी अगर ये सारी सूरत पैदा ना होती तो अभी हम ये देखते कि सब इसका सारी सियासी जमातें क्रेडिट ले रही होती हैं कि जी देखें हमने ये फैसला किया था और पाकिस्तान को ये इतना फायदा हुआ। लेकिन अब चूंकि कीमत इतनी बड़ी तो अब एक दूसरे पर सब इल्ज़ाम डाल रहे हैं। अब कल राना सना साहब एक प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में मौजूद थे, और उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब में कहा कि जी आसिफ जरदारी साहब ने तजवीज़ दी थी कि चीनी को एक्सपोर्ट किया जाए। अब जब ये सिचुएशन ऐसी ख़राब हो गई कि कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो अब आप लोगों की तरफ ये इल्ज़ाम डाला जा रहा है। भाई मैं आज भी कहता हूं कि सही फैसला था, और कल भी मैं कहूंगा कि सही फैसला था, ठीक है ना। आप बल्कि वो लोग जो कि इस चीज को कंफ्यूजन फैला रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं, मतलब उनको समझ ही नहीं है कि मार्केट्स कैसे फंक्शन करती है, मुल्क कैसे चलते हैं। तो फिर उनको छोड़ें। उन पे मेरा ख्याल है डार साहब ने और कुछ और हमारे PMLN के दोस्तों ने इसकी सही वजाहत कर दी। अब क्यों हम इस चीज में बोला जा रहे हैं? शायद हमारे मीडिया को भी ये बात बहुत पसंद है कि पार्टियां एक दूसरे के दस्तों के रिबा हों। नहीं है, छोड़ दें, ये इशू खत्म हो गया। लेकिन सर जब पार्टी रहनुमा खुद आकर और इतने जिन्होंने मिनिस्ट्री चलाई हों वो खुद आकर जब पार्टी हेड्स का नाम लेंगे और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड लेंगे कि जी जरदारी साहब की तजवीज़ थी। चले, आपको गाली गलौज पसंद है, आप उछालते जाए उसको, मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं चाहता कि ये हो। एक बात गलत थी, वो उसको बार बार दोहराने से आप ये रिपीट करना चाहते हैं कि जी पार्टियां जो है वो एक दूसरे से लड़ी हुई हैं। मेरा ख्याल नहीं है, ठीक है, एक कमेंट हो गया, उसकी वजह। नवीद साहब आप तो खैर बहुत सुलझी हुई, आप तो बड़ी सुलझी हुई और शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं, जाहिर है। अब वो हर एक का एक अपनी अपनी मर्जी होती है वो किस तरह के अल्फाज और तरीक़ाकार इस्तेमाल करे। लेकिन अब ये आगे जो भी, अभी तो निगरान हुकूमत है, आगे जब कोई मुंतखब हुकूमत आएगी, ये सिचुएशन उसके जहन में होगी तो वो कभी चीनी की मिकदार इजाफी भी होगी तो वो उसको एक्सपोर्ट करने से पहले सोचेंगे ज़रूर कि माजी में ये ऐसे एक बैकफायर हो गया था, सिचुएशन ये बनी थी और कितने सवालात उठ गए थे, तो हम डिसीजन लें या नहीं लें। देखें, ये सवाल, बल्कि आप तो माजी की बात, आप फ्यूचर की बात करो, मैं तो माजी की बात भी करूंगा कि जब हमने ये प्रपोजल दिया कि हमारे पास इतना सफिशिएंट स्टॉक है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो फिर बार बार ये आर्गुमेंट आया कि PTI की गवर्नमेंट के दौरान उन्होंने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, उसके बाद उसी साल में उनको महंगी जो है चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी, विच इज फैक्ट ये हुआ। लेकिन हमने जो है चीजों को अपने पर्सपेक्टिव में देखना है ना, कि भाई आप इसको यहाँ तक क्यों लेके जा रहे। और मेरा तो जो बार बार मैं पिछले 3-4 दिन पहले से कह रहा था वो साबित हुआ ना
कि पाकिस्तान को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतनी चीनी पड़ी है कि सिर्फ उस जखीरा अंदाजों से आप निकाल दें, उसके बावजूद कि जो स्मगलिंग हुई, तो आपका जो क्रशिंग सीजन जो आ रहा है अब अगले महीने में, मौक़िफ़ आपका बड़े वाज़ेह आ गया। नवीद साहब, बहुत बेहतर अंदाज में आपने पूरी सूरत हाल की वजाहत कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और अहम मौज़ूआत को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले नवीद कमर साहब से इलेक्शन के शेड्यूल और इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त उनकी स्ट्रेटजी है, जिस तरह से वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, उससे मुतालिक बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी सामने आया। इस सेगमेंट में भी हम थोड़ी सी इस पर गुफ्तगू करके ज़रा फिर ऑडियो लीक्स कमीशन की तरफ जाएंगे, चूँकि एक बड़ा अहम फैसला जो कि 3 माह पहले महफूज किया गया था वो सामने आया, जिसमें 9 मुबैना ऑडियो से मुतालिक एक कमीशन को जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो काम कर रहा था उसको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोका गया। 3 रुकनी बेंच बना और उस पर फिर हुकूमती एतराज़ात आज मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो अब इस फैसले को मुख्तलिफ हल्कों में किस तरह से देखा जा रहा है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। फ़खरुर रहमान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ एहसान अहमद साहब माहिर कानून हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो फ़खर साहब, पहले ज़रा इलेक्शन कमीशन चूँकि सियासी जमातों की बात नहीं मान रहा, हम ज़रा थोड़ी सी इस पर पहले गुफ्तगू कर लें कि ये इलेक्शन अब आपको कब होते नज़र आ रहे हैं। 15 दिन की कमी की गई है इलेक्शन के उस शेड्यूल में जो कि हल्का बंदियों की हद तक है, लेकिन सियासी जमातें बज़ाहिर 90 दिन की बात कर रही हैं, लेकिन अमली तौर पर कहीं कोई कुछ करता हमें दिखाई नहीं दे रहा। कल स्ट्राइक भी है पाकिस्तान बार काउंसिल की। इस पूरी सिचुएशन में क्या तज्जिया है आपका? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं और पाकिस्तान के नामवर जो कानूनी और आइनी माहिरीन हैं वो ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि आइन सुप्रीम है और जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 57 है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन की तारीख देना उसका इख्तियार है, ये सरासर एक मिसलीडिंग गुमराहकुन स्टेटमेंट है। उसकी वजह यह है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो आर्टिकल 48(5) और इसी तरह से अगर आप 58 को भी देखें तो चाहे कौमी असम्बली की जो तहलील होना जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से हो या वज़ीर आज़म के एडवाइस पर हो, आइन में असम्बली को तहलील करना जो है वो सदर ने ही करना है। और इसी तरह से आइन में और कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस सिचुएशन में तारीख दे सकता है और इस सिचुएशन में सदर देंगे। तो लिहाजा 48(5) के तहत सदर ममलकत का इख्तियार है। और दूसरी तरफ 90 दिन का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुकी है, जब 14 मई के तारीख जो थी वो पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से आई थी, वही इख्तियार जो था सदर के पास, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। अब सदर ममलकत के ऊपर जो है ये उनकी पार्टी की तरफ से भी इस वक्त कोर कमेटी का फैसला आ गया कि वो अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी मुकम्मल करें। जहाँ तक 90 दिन से एक्सीड करने का मामला है तो इसमें मुतअद्दिद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है 90 दिन के अंदर इलेक्शंस किए जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी 90 दिन की बात कर रही है, तमाम जो वकला कम्युनिटी है वो भी 90 दिन की बात कर रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप 90 दिन से आगे जा नहीं सकते, कहीं आइन में कहीं पे गुंजाइश मौजूद नहीं है। हल्का बंदियों की बात है, जब हल्का बंदियों से नशिस्तों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इसीलिए तमाम सियासी जमातें कह रही हैं कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का इनेकाद यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ये वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन को कह चुकी है कि आपकी आइनी जिम्मेदारी में कोई रुकावट आती है तो आपने हमारे पास आना है। जैसे आपके एक प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा था, जस्टिस मुनीब ने कोई 30 सफ़हात की डिटेल रीजनिंग दे दी है कि आर्टिकल 254 क्या है, 224 क्या है, 220 क्या है और 218 सब क्लॉज 3 क्या है। इन तमाम आर्टिकल्स की तशरीह जो है बड़े वाज़ेह तरीके से इलेक्शन कमीशन को करके सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ भी करेगा तो वो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। जी
ठीक है, चलें। अब फ़खर साहब, आइन के मुताबिक सदर साहब को इख्तियार हासिल है, लेकिन हाफिज़ एहसान साहब, सदर साहब की जो 5 साल की मुद्दत थी, जो 4 सितंबर 2018 को उन्होंने हल्फ उठाया, इलेक्ट हुए थे वो, और 9 सितंबर को गालिबन उन्होंने हल्फ उठाया था, तो वो आज वो 5 साल पूरे हो रहे हैं। अब आगे बताइएगा कि अपने ओहदे पर ये इसी तरह काम करते रहेंगे, इनसे बार बार इस्तीफे का मुतालबा किया जाएगा, इलेक्शन डेट को ये देते हैं तो उसकी कोई कानूनी हैसियत होगी नहीं होगी, क्या आगे सूरत हाल रह सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। ये जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल कन्फ्यूजन भी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्यूजन भी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जानते हैं, बूझते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है, लेकिन हम उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो रेलिवेंट प्रोविजन है उसके अंदर भी हम तलाश ये करते हैं कि कौन सी प्रोविजन हमें सूट करती है और कौन सी प्रोविजन सूट नहीं करती। और उसका ये आपने रिजल्ट्स ये देखे निकला ये है कि 2022 के अंदर पाकिस्तान के अंदर अनप्रेसिडेंटेडली जो है एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आर्टिकल 6 के ऊपर ख़त्म किया गया। फिर आप उसके बाद देखें कि पंजाब के अंदर जो था किस तरह चीफ मिनिस्टर्स को गवर्नर ने सस्पेंड किया। फिर आप उस तरह देखें कि किस तरह पंजाब के इलेक्शंस जो थे वो कॉल करिए जाने चाहिए थे 90 दिन के अंदर, जिसके अंदर दोनों प्रोविंसेस की असम्बलीज़ को डिज़ोल्व किया गया था चीफ मिनिस्टर्स ने, आपने वो भी देख लिया। और आज एक और नई चीज़ जो आ रही है वो ये आ रही है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले प्रेसिडेंट हैं कि जो अपना टेन्योर मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन उनका इलेक्टोरेट कॉलेज जो है वो मुकम्मल नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो इलेक्शन का शेड्यूल है या ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ा वाज़ेह इस चीज़ के अंदर है कि इलेक्शन अगर असम्बली डिज़ोल्व होती है तो 90 दिन के अंदर होना चाहिए, और अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 224 कहता है, और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल भी डिफाइंड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए, फेयर करवाए, और जितनी भी मैल प्रैक्टिसेस हैं उनको उसके अंदर ना होने दे। लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये कहता है कि CCI जो है वो इस मुल्क के अंदर सेंसस जो है उसको नोटिफाई कर सकती है, उस पर फैसला कर सकती है। अब वो भी अनप्रेसिडेंटली पाकिस्तान के अंदर हुआ है कि जब आपकी असम्बली अपना म्याद पूरा कर रही थी तो प्राइम मिनिस्टर ने एक CCI की मीटिंग कॉल की, उस मीटिंग के अंदर एक फ़ैसला हुआ, और उस फैसले के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 51(5) जो है वो इन्वोक होता है कि जितनी देर तक आप अपनी डिलिमिटेशंस प्रोसेस को मुकम्मल नहीं करेंगे आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब सारी चीज़ें जब टाइम ब्रैकेट के अंदर आ गई तो जो ही अगला काम ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने असम्बली रेजोल्यूशन की एडवाइस भिजवाई टू द प्रेसिडेंट, और वो एडवाइस आई 58 के नीचे 58(1) के नीचे आई, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस असम्बली को डिज़ोल्व किया। अब ये है कि उसके बाद एक कंट्रोवर्सी जो चली हुई है कि बावजूद इस चीज़ के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 51(5) के चीज़ें नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है डिलिमिटेशंस का, लेकिन दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर हों और इस तरह के मैयज़ लिए जाएं तो फिर आपको पब्लिक सेंटिमेंट्स पे भी बात करनी चाहिए, और पब्लिक सेंटिमेंट्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो स्टैंस है वो भी आना चाहिए। और वो इस तरह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को साइमल्टेनियसली जो है एक नोटिफाई कर देना चाहिए था, जिस तरह उन्होंने आर्टिकल 51(5) के नीचे किया। दूसरा, एक टेंटेटिव डेट जो थी वो दे देनी चाहिए थी, क्योंकि लिमिटेशन का प्रोसेस पिछले साल अगस्त में मुकम्मल हो चुका था। अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन आई थी तो उसके अंदर 51(5) को प्रोसेस को मुकम्मल करना ज़रूरी था, तो वो एक टेंटेटिव डेट दे देते कि जी फरवरी या मार्च के अंदर जो है हम इलेक्शन को करवाएंगे, लेकिन उन्होंने उसको नहीं किया। और एक नुकता और है हाफिज साहब के अगर ये 30 नवंबर तक जब तक ये डीलिमिटेशन कंप्लीट होने जा रही है उस वक्त तक अगर इलेक्शन कमीशन कोई डेट अनाउंस ना करे तो भी ये ओके है, उनके पास ये इख्तियार है, ये मैंडेट उनको हासिल, वो तो है ना जी, वो तो बाइंडिंग है डेट अनाउंस करने की उससे पहले। बात भाई वो ये है कि 51(5) के नीचे उनका इख्तियार है कि वो सेकंड शेड्यूल 224 का उस वक्त अनाउंस करेंगे कि जिस वक्त ये आपका जो सेक्शन 17 के नीचे अब लिमिटेशंस हो रही हैं 51(5) का अगर इकट्ठा पड़ा जाए तो उसके अंदर वो 90 दिन का प्रोसेस उस दिन ख़त्म होगा जो 120 दिन का प्रोसेस लिखा हुआ है हमारे इलेक्शन एक्ट के अंदर। चूँकि जनरली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्रॉड फ्रेम में बात करता है आपकी डिलिमिटेशंस को। एक चीज़ जो और हुई है वो ये हुई है कि अगर आर्टिकल 53 के नीचे अगर ये CCI जो है
वो सीटों को भी बढ़ाने का कह देती। जिस तरह हमारी आबादी तकरीबन इस वक्त 250 मिलियन पे हुई है, तो फिर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन नामुमकिन थे, चूँकि फिर आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी 51-5 को अमेंड करने के लिए। तो थैंक्स टू हिम कि जी उन्होंने ये काम नहीं किया, सिर्फ 51-5 की हद तक डिलिमिटेशन की तरफ गए। अब दूसरी जो इस चीज़ के अंदर है वो बड़ी वाज़ेह बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्जी से कोई काम कर सकता है, उसको 48 के तहत प्राइम मिनिस्टर ही एडवाइस करता है। सिर्फ एक सूरत के अंदर 48(5) जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो वो उसके खिलाफ कामयाब हो जाए, और दूसरा जो हाउस का मैंडेट है यानी कि 173 जो है उसको कोई शख्स ना ले सके लीडर ऑफ द हाउस के लिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उस असेंबली को बगैर किसी एडवाइस के कर सकते हैं। अब ये भी सिचुएशन नहीं आई, 58(1) के नीचे एडवाइस आई। जब 58(1) के नीचे एडवाइस आई तो उस वक्त आपके सामने ये है कि 2017 का जो लॉ था उसके अंदर जब अमेंडमेंट नहीं आई थी तो उस वक्त प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल था कि इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस करें। अब जब 58 के नीचे एडवाइस भी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा भी नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट एडवाइस करेगा, और 2017 का जो सेक्शन 57 और 58 उसको अमेंड कर दिया गया, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोरोगेटिव है ना उनका राइट है उस चीज़ को करें। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने वो एक लेटर लिखा, उस लेटर का आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन को इस तरह रिस्पांस नहीं करना चाहिए था, उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाना चाहिए था और उन्हें कर्टसी करके कहना चाहिए था कि सर ये आपका इख्तियार पहले भी नहीं था, लेकिन चूंकि अब ये है कि आपका इख्तियार जो है वो 2017 के अंदर चला गया, तो ये इसका एक बड़ी वजाहत के साथ आपने ये आईनी नुक्तों की और सारी क्लॉजेस की ये वजाहत कर दी, और उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को और अब भी ये मैं मौजू को आगे बढ़ाना, चलते चलते सिर्फ इतना एक कर दूं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी आनी चाहिए, लोगों को कंफ्यूजन के अंदर रखे, अपने मैनिफेस्टो लेके आए, गवर्नेंस, जस्टिस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में बात करें, अवाम जिस कर्ब या क्राइसिस से गुजर रहे उसको सोल्यूशंस बताएं, ये छोड़ें इस चीज़ को। अभी आप ये देखें कि ये जो चीज़ हमने डिबेट अभी भी बनाई हुई और जानबूझ से बनाई हुई, हमें पता है कि 51(5) का प्रोसेस मुकम्मल किए बगैर नहीं हो सकता, और इवन आपकी सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं करेगी कि 51(5) उसे पहले 51(5) को स्ट्राइक डाउन करना पड़ेगा, फिर उसे 153 को स्ट्राइक डाउन करना पड़ेगा, फिर उसको जो है 58(1) को एडवाइस को स्ट्राइक डाउन करे पड़ने पर, और फिर वो 48(5) को प्रेसिडेंट। हाफिज साहब, ना सिर्फ इस मैच्योरिटी की जरूरत है सियासी जमातों को, बल्कि इस मैच्योरिटी की भी इस बात की भी जरूरत है कि जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए और आला तरीन जजेस उसको सुन रहे हो और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुन रहे हो, तो फिर उस पर एतराजात ना आयद किए जाएं और उस मामले को भी लंबा ना खींचा जाए। अभी एक आज बड़ा अहम फैसला जो सामने आया है ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतालिक, उसमें फैसले में खुद यह नुक्ता बयान किया गया है कि बेंच पर एतराज़ की दरखास्त अच्छी नीयत के बजाय बेंच के रुकन को हिरासा करने के लिए दायर की गई थी। तो फखरुर रहमान साहब, ये फैसला अब सामने आ चुका है, एतराज़ात हुकूमत के मुस्तरद हो चुके हैं, और ये जितना टाइम ये फैसला आने में लगा, इतना वक्त तो शायद अब तक उस केस का फैसला हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत ने एक एतराज़ आयद किया और उसको पहले दूर करना ज़रूरी था। क्या राय है आपकी इस फैसले पर? देखिए, क्या ये अच्छा होता कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है उस वक्त 15 मई का जो हवाला फैसले में दिया गया है, जब मौलाना फजलुर रहमान की मर्सनरी फोर्स जो थी वो शारे दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हुई थी और मौलाना फजलुर रहमान खुद उसकी क़यादत कर रहे थे। मरियम नवाज जो थी वहाँ पे आकर जजेस के ख़िलाफ़ उन्होंने जिस तरह से गुफ्तगू की और जो गालम गलोच वहाँ पर हुई, अगर वो उस वक्त इसका नोटिस लेते और उस वक्त एक ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला देते, तो आज हम इस फैसले को ना इस तरह देख रहे होते कि वो जजेस के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला था। बहरहाल ऑडियो लीक्स का जो मामला था वो यकीनन जजेस को ब्लैकमेल करने के लिए था, जजेस को धमकाने के लिए था, जजेस को दबाव में लाने के लिए था, और ये अच्छा हो गया कि जजेस ने वंस फॉर ऑल जो है अब ये 30 सफ़ों का फैसला जो चीफ जस्टिस साहब ने तहरीर किया है, इसमें एक तो ये चीज़ जो ऑडियो लीक्स के हवाले से जो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला था, आज भी मरियम नवाज ने इसके ऊपर तनकीद की अपने ट्विटर अकाउंट से, लेकिन यह है कि ये चैप्टर क्लोज कर दिया गया है और इसका क्या मकसद था, और इसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑप्शन खुला छोड़ दिया है कि अगर कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत पेश आई तो कार्रवाई की जा सकती है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद जजेस साहिबान जो थे उनके हवाले से जो ऑडियो लीक का मामला आया, अब आप देखें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 के तहत जजेस के खिलाफ कंडक्ट का कोई भी मामला आता है उसको देखती है, लेकिन इस तरह से सरेआम जिस तरह से मीडिया के अंदर
जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर सही। और जिस तरह से साबिक वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहते थे हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। तो ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा था ये सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने के लिए, अपने मतलब का फैसला लेने के लिए और जजेस को। और फखर साहब, ये एक रिवायत बन चुकी है हमारी सियासी जमातों की कि जब भी कोई ऐसा मामला अदालत में जाता है जिसमें किसी को खदशा हो कि फैसला उसके खिलाफ आ सकता है या आने वाला है, तो वो उसको कंट्रोवर्शियल कर देता है। तो हाफिज हसन साहब, ये रविश भी खत्म होनी चाहिए और इस फैसले से भी जाहिर है इस रविश को खत्म करने में काफी मदद मिल सकती है। देखें, पाकिस्तान एक बदकिस्मत मुल्क है कि जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ जिन फोरम्स पे रिजॉल्व किए जाने चाहिए थे उनको हम पॉलिटिकल क्वेश्चंस की सूरतों के अंदर अपने हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गए, और उसके हुआ ये है कि आपकी सुपीरियर जुडिशरी हो या आपके ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सारे के सारे अब स्टेक पे आ गए हैं। और उसकी रिजल्ट्स ये निकलता ये है कि जब आप अपने पॉलिटिकल क्वेश्चंस को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहते हैं तो फिर आप उस प्रोसीडिंग्स को बाइस भी करते हैं, उस प्रोसीडिंग्स के ऊपर ऑब्जेक्शंस भी करते हैं और तरह तरह की चीज़ें जो आप करते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेना चाहते हैं, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है। और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो भरी पड़ी है, लेकिन पिछले 1 साल से अरबाब भाई जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। और उसकी बुनियादी वजह भी मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ का ना होना, उसकी थोड़ी सी कमी है, बड़ी अहम मौजू है, बहुत ही तवील इस पर डिस्कशन हो सकती है। आने वाले दिनों में किसी अगली नशिस्त में मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज हसन साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, फखरुर रहमान साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।